नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में, वो प्लेटफॉर्म जहां हम जटिल जानकारी को सरल बनाते हैं ताकि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। आज का हमारा विषय सीए इंटर के जनवरी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स का ऑडिट। जी हाँ। हमारे पास ICAI स्टडी मटेरियल चैप्टर 5 के कुछ अंश है और हमारा लक्ष्य है कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना, परीक्षा के लिहाज से जरूरी सेक्शंस और असर्शंस को समझना। बिल्कुल। साथ ही शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स, खासकर जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं उन पर रोशनी डालना और PYQR-TP ट्रेंड्स और संभावित MCQ पॉइंट्स को हाईलाइट करना। जी। ये सब कुछ सरल हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में। बिल्कुल। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, पर ऑडिटर का काम है उन पर एक स्वतंत्र राय देना कि वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है वो है मैनेजमेंट के असर्शंस। हाँ, असर्शंस यानी वो दावे जो मैनेजमेंट हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम के बारे में करता है, चाहे वो बताए या ना बताए। ऑडिटर इन्हीं दावों को ऑडिट प्रोसीजर लगाकर वेरीफाई करता है। यहीं से शुरू करते हैं। ये असर्शंस क्या बला हैं? मतलब ऑडिटर सीधे सीधे नंबर्स क्यों नहीं चेक कर लेता? इन असर्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा सवाल है। देखिए, असर्शंस मैनेजमेंट द्वारा दिए गए वो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट दावे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल हर आंकड़े के पीछे छिपे होते हैं। ऑडिटर सीधे नंबर चेक कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन असर्शंस उसे एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक ढांचा, ये समझने के लिए कि क्या चेक करना है और क्यों। अच्छा। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑडिटर के वेरिफिकेशन वर्क से जोड़ते हैं। सोचिए, जब मैनेजमेंट बैलेंस शीट में एक मशीन दिखाता है 10 लाख की, तो वो सिर्फ एक रकम नहीं बता रहा, वो कई दावे कर रहा है। जैसे कि? और क्या ये दावे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए अलग होते हैं? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर इन्हें 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स जैसे सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, इनके लिए असर्शंस होते हैं अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकरेंस मतलब क्या ट्रांजैक्शन सच में हुआ, कंपनी से जुड़ा है, कहीं फर्जी बिक्री तो नहीं दिखा दी। अच्छा, और कंप्लीटनेस? क्या सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए, कुछ छूट तो नहीं गया। कट ऑफ मतलब सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ, साल के अंत में ये बहुत क्रिटिकल होता है। और मेजरमेंट? रकम सही है, कैलकुलेशन एरर तो नहीं। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब सही तरीके से क्लासिफाई और डिस्क्लोज किया है या नहीं। समझ गई। और बैलेंस शीट आइटम्स जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, उनके लिए असर्शंस हैं। एग्जिस्टेंस, क्या एसेट या लायबिलिटी सच में मौजूद है। कंप्लीटनेस, क्या सब कुछ शामिल है। फिर वैल्यूएशन, क्या मूल्य सही लगाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या एसेट पर कंपनी का हक है और लायबिलिटी कंपनी की जिम्मेदारी है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, हाँ, वो भी। क्या क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर्स शेड्यूल 3 जैसे फ्रेमवर्क्स के अनुसार हैं। तो वो बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 50 लाख की बिल्डिंग, असर्शंस क्या हुए? हाँ, तो मैनेजमेंट कह रहा है 1 बिल्डिंग मौजूद है, एग्जिस्टेंस। 2 कंपनी का मालिकाना हक है, राइट्स। 3 वैल्यूएशन सही है, मान लीजिए AS 10 के हिसाब से वैल्यूएशन। और 4 सारी बिल्डिंग्स शामिल हैं, कंप्लीटनेस। ऑडिटर इन्हीं दावों को जांचने के लिए सबूत इकट्ठा करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, टाइटल डीड देखेगा, वैल्यूएशन चेक करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये असर्शंस का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। चलिए अब कुछ की बैलेंस शीट आइटम्स पर फोकस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत शेयर कैपिटल से करते हैं। इसके ऑडिट में क्या खास है? बिल्कुल, शेयर कैपिटल, शेयर पूंजी। असर्शंस वही हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रोसीजर्स में ऑडिटर ओपनिंग बैलेंस को पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल से मिलाएगा, ये तो स्टैंडर्ड है। और अगर नया इशू हुआ है तो? हाँ, अगर कोई नया इशू हुआ है तो कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस देखेगा, बहुत जरूरी है ये। जैसे सेक्शन 40 मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला या नहीं, फॉर्म PS3 यानी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल हुआ या नहीं ROC के पास, सेपरेट बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट पूरी हुई। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल MOA से चेक करेगा, बोर्ड या शेयर होल्डर रेजोल्यूशंस देखेगा इशू के लिए। इसमें एग्जाम के लिए कौन से सेक्शंस या कॉन्सेप्ट्स पर खास ध्यान देना चाहिए? कोई आम गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं? हाँ, कुछ सेक्शंस MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सेक 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, ये तो बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है ये पता होना चाहिए। जैसे बोनस शेयर्स इशू करने में,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, रिडेम्पशन प्रीमियम देने में या बायबैक सेक 68 में। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीमियम कैपिटल का हिस्सा माना जाता है, फ्री रिजर्व नहीं। इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलती होती है। अच्छा। और सेक 53 डिस्काउंट पर इशू जनरली मना है, सिवाय स्वेट इक्विटी सेक 54 या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग के केस में आरबीआई गाइडलाइंस के तहत। ये रेस्ट्रिक्शन याद रखना है। स्वेट इक्विटी क्या है? सेक 54 ये एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को उनके नो हाउ या वैल्यू एडिशन के बदले डिस्काउंट पर या कैश के अलावा कंसिडरेशन में देते हैं। इसकी शर्तें हैं जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और सेक 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, फिर ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। ठीक है। और शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स, इसमें हाल के अमेंडमेंट्स भी हैं सुना है? हाँ बिल्कुल। शेड्यूल 3 में डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स हैं। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ब्रेकअप दिखाना है, पर शेयर पार वैल्यू बतानी है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग का रिकंसिलिएशन देना है, साल के शुरू में कितने थे, कितने इशू हुए, कितने बायबैक हुए, आखिर में कितने बचे। काफी डिटेल है। हाँ, राइट्स, रेफरेंसेस, रिस्ट्रिक्शंस बताने हैं हर क्लास ऑफ शेयर्स के। होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर होल्ड किए हैं, जिन शेयर होल्डर्स के पास 5% से ज्यादा हिस्सेदारी है उनकी डिटेल्स, पिछले 5 सालों का डेटा देना है, अगर बिना कैश के शेयर इशू किए हों या बोनस शेयर दिए हों या बायबैक किया हो। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अलग से दिखानी है। और वो नया अमेंडमेंट? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, रीसेंट अमेंडमेंट है एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में। अगर कंपनी ने उधार लिए पैसे या शेयर प्रीमियम को किसी इंटरमीडियरी को दिया है, मतलब किसी और एंटिटी को, ताकि वो आगे अल्टीमेट बेनिफिशियरीज में इन्वेस्ट करे या लोन दे, तो उसकी पूरी डिटेल्स देनी होगी। मतलब पैसा कहाँ जा रहा है उसकी पूरी चेन बतानी होगी। एग्जैक्टली। किसने पैसा दिया, कितना दिया, इंटरमीडियरी कौन है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, सब कुछ। इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों को रोकना है। एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक हो सकता है। ये अमेंडमेंट तो वाकई महत्वपूर्ण लग रहा है, फंड ट्रेल को ट्रैक करना। अच्छा, अब आते हैं बोरोइंग्स, उधार पर। पीवाईक्यूज और आरटीपीज में ये अक्सर दिखता है। यहाँ ऑडिटर का फोकस क्या रहता है? बोरोइंग्स, उधार। असर्शंस वही है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रोसीजर्स में सबसे पहले तो लोन एग्रीमेंट्स वेरीफाई करना, बोर्ड मिनट्स देखना कि लोन लेने का ऑथराइजेशन था या नहीं, लेंडर्स से इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन SA 505 लेना। ये बहुत बहुत जरूरी प्रोसीजर है। कंफर्मेशन लेना ही सबसे पक्का सबूत माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, एक्सटर्नल एविडेंस है। फिर इंटरेस्ट रिकम्प्यूट करना, देखना कैलकुलेशन सही है, और कवनेंस का पालन चेक करना। कवनेंस मतलब लोन की शर्तें? हाँ, लोन एग्रीमेंट में कई शर्तें होती हैं, फाइनेंशियल रेशियोज मेंटेन करना, सिक्योरिटी बनाए रखना वगैरह। ऑडिटर को देखना होता है कि कंपनी इन शर्तों को पूरा कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो? अगर कोवेनेंट्स का उल्लंघन होता है तो लोन नॉन करंट से करंट क्लासिफाई हो सकता है, डिस्क्लोजर पर असर पड़ता है, ये ऑडिटर को देखना होता है। साथ ही बोरोइंग पावर्स भी चेक करनी होती हैं, सेक 180 के तहत लिमिट क्रॉस तो नहीं हुई। इन कॉवेनेंट्स को वेरीफाई करना कितना मुश्किल होता है प्रैक्टिस में, खासकर नॉन फाइनेंशियल वाले? ये चैलेंजिंग हो सकता है, बिल्कुल। फाइनेंशियल रेशियोज तो चेक हो जाते हैं, पर नॉन फाइनेंशियल कॉवेनेंट्स के लिए ऑडिटर को मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है। देखना होता है कि क्या कोई ब्रीच हुआ है जिसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हों। बोरोइंग्स के शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स में क्या खास है, और इसमें भी अमेंडमेंट्स हैं? हाँ, इसमें भी डिस्क्लोजर्स हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्लासिफिकेशन, सिक्योर्ड हैं या अनसिक्योर्ड, और अगर सिक्योर्ड हैं तो किस एसेट से, उसकी डिटेल्स, डिफॉल्ट्स का खुलासा अगर रीपेमेंट या इंटरेस्ट में देरी हुई है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को अलग से दिखाना होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और अमेंडमेंट्स? हाँ, यहां भी रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, अगर करंट एसेट्स की सिक्योरिटी पर उधार लिया है तो कंपनी को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं बैंक को। ऑडिटर को इन रिटर्न्स का बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलान करना है, और अगर कोई फर्क है तो उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ये ऑपरेशनल कंट्रोल चेक है। दूसरा, अगर बैंक ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है तो इसका खुलासा करना होगा। ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठाता है। तीसरा, चार्जेस के रजिस्ट्रेशन में अगर देरी हुई है आरओसी के पास, उसका खुलासा। और चौथा, बिल्कुल शेयर कैपिटल की तरह ही, उधार लिए फंड्स के एंड यूज की ट्रैकिंग। अगर इंटरमीडियरीज के थ्रू अल्टीमेट बेनिफिशियरीज तक पैसा गया है तो उसकी पूरी डिटेल्स देनी होंगी। मतलब यहाँ भी फंड ट्रेल? हाँ, मकसद वही है,
ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस, जैसे फेमा, पीएमएलए का पालन हो रहा है या नहीं। ये अमेंडमेंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड्स के एंड यूज को ट्रैक करना ऑडिटर के लिए काफी मुश्किल होता होगा, है ना, खासकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में। हाँ बिल्कुल, ये ऑडिटर के लिए एक चैलेंज है। ऑडिटर को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, अग्रीमेंट्स और फंड फ्लो एनालिसिस पर काफी रिलाई करना पड़ता है। पर रेगुलेटर का फोकस इस एरिया में बढ़ रहा है, तो ये करना ही होगा। ठीक है, अगला एरिया लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स। यहाँ क्या असर्शंस क्रिटिकल हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, व्यापार प्राप्य, यहाँ एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन सबसे क्रिटिकल असर्शंस है। मतलब देनदार सच में है भी या नहीं और उनसे पैसा मिलेगा भी या नहीं। प्रोसीजर्स में सबसे पहले एजिंग रिपोर्ट जांचना, कितने पुराने डेटर्स हैं। फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की एडिक्वेसी इवैल्यूएट करना, मतलब क्या मैनेजमेंट ने डूब सकने वाले पैसों के लिए पर्याप्त प्रोविजन बनाया है। और कंफर्मेशन, सबसे जरूरी डायरेक्ट कंफर्मेशन, साफ 505 भेजना डेटर्स को। इसमें पॉजिटिव कंफर्मेशन, जहां डेटर से बैलेंस बताने या कंफर्म करने को कहते हैं, वो ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। पॉजिटिव में भी दो तरह की होती है ना? हाँ, विद बैलेंस फॉर्म और विदाउट बैलेंस फॉर्म। विदाउट बैलेंस वाली बेहतर है, क्योंकि डेटर खुद अपना बैलेंस बताता है, ऑडिटर के दिए बैलेंस को बस हाँ नहीं कहता। नेगेटिव कंफर्मेशन, जिसमें डेटर को तभी रिप्लाई करना होता है जब वो डिसएग्री करे, वो कमजोर एविडेंस है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जैसे सब्सिक्वेंट कलेक्शन देखना, बैलेंस शीट डेट के बाद पैसा आया क्या, सेल्स इनवॉइसेस, डिलीवरी चालान्स देखना, ये सब करना पड़ता है। और हाँ, कट ऑफ टेस्टिंग यहाँ भी बहुत अहम है। देखना कि सेल्स सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई हैं, ताकि रिसीवेबल्स भी सही पीरियड के हों। आपने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की एडिक्वेसी की बात की। ऑडिटर इसे कैसे जांचता है? ये तो काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल सब्जेक्टिव है, और इसमें काफी जजमेंट लगती है। ऑडिटर मैनेजमेंट के एस्टिमेशन प्रोसेस को समझता है, एजिंग एनालिसिस करता है, पिछले ट्रेंड देखता है कि कितना पैसा डूबा था, स्पेसिफिक डेटर्स के क्रेडिट वर्दिनेस इवैल्यूएट करता है, पोस्ट बैलेंस शीट डेट कलेक्शंस देखता है, इंडस्ट्री बेंचमार्क से तुलना कर सकता है। मकसद ये देखना है कि मैनेजमेंट का एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं। ऑडिटर अपना एस्टिमेट नहीं बनाता, मैनेजमेंट के एस्टिमेट की रीजनेबलनेस चेक करता है। शेड्यूल 3 में रिसीवेबल्स के लिए वो नया एजिंग शेड्यूल आया है, उसके बारे में बताएं। वो काफी डिटेल लगता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल। इसमें रिसीवेबल्स को उनकी ड्यू डेट से कितना समय हो गया है, उस हिसाब से ब्रेक करना होता है। बकेट्स हैं 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल और 3 साल से ज्यादा। और इसमें एक और क्लासिफिकेशन है। हाँ, हर बकेट के अंदर फर्दर क्लासिफाई करना है। अनडिस्प्यूटेड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड गुड और डिस्प्यूटेड डाउटफुल। बाप रे, काफी डिटेल है। हाँ, इसका उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को क्रेडिट रिस्क का बेहतर अंदाजा देना है कि कितना पैसा फंसा हुआ है और कितना डूब सकता है। एग्जाम में इस पर केस स्टडी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, अब कंपनी के बड़े एसेट्स पर आते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स। इनके ऑडिट में क्या देखना है? पीपीई AS10 और इंटेंजिबल एसेट्स AS26। असर्शंस वही स्टैंडर्ड है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रोसीजर्स में शामिल है एग्जिस्टेंस के लिए मैनेजमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन प्लान को रिव्यू करना और खुद टेस्ट चेक्स करना। ऑडिटर हर एसेट को जाकर नहीं देखता, पर प्लान की रीजनेबिलिटी और टेस्ट चेक जरूर करता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए टाइटल डीड्स वेरीफाई करना, खासकर लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। देखना कि कंपनी के नाम पे हैं या नहीं। अगर गिरवी हैं तो लेंडर से कंफर्मेशन लेना। वैल्यूएशन, एडिशंस, डिलीशंस का वेरिफिकेशन। देखना कि कॉस्ट सही से डिटरमिन हुई है AS10 के हिसाब से। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन चेक करना, मेथड सही है, यूजफुल लाइफ शेड्यूल 2 के हिसाब से है, रेजिडुअल वैल्यू रीजनेबल है, AS1026 का कंप्लायंस है, और इम्पेयरमेंट की जांच करना, AS28। अगर कोई इंडिकेशन है कि एसेट की वैल्यू रिकवर नहीं होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना होता है। इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट जो MCQ में आ सकता है? हाँ, एक तो डेप्रिसिएशन कब से शुरू होता है, रेडी फॉर यूज डेट से, एक्चुअल यूज से नहीं। मान लीजिए मशीन फैक्ट्री में आ गई, इंस्टॉल हो गई, चलने को तैयार है, तो डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा, भले ही प्रोडक्शन 1 महीने बाद शुरू हो। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 स्टडी मैट में इसी पर है। दूसरा, इंटैंजिबल्स के लिए रिसर्च फेज का खर्चा हमेशा P&L में जाता है। डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज हो सकता है, पर केवल तभी जब AS26 के सारे क्राइटेरिया मीट हों।
पुराने प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स वेरीफाई करने में क्या दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिस में? हाँ, आती हैं। कई बार ओरिजिनल डीड्स खो जाते हैं या पुराने जमाने के हैं, रिकॉर्ड साफ नहीं होते, मल्टीपल ओनर्स के नाम होते हैं। ऐसी स्थिति में ऑडिटर को सर्टिफाइड कॉपीज, लीगल ओपिनियंस या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस पर रिलाय करना पड़ता है। और अगर रिस्क ज्यादा हो तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसे हाईलाइट करना पड़ सकता है। पीपीई इंटेंजिबल्स के लिए शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स और अमेंडमेंट्स, क्या यहाँ भी कुछ नया है? हाँ, इस वे हर क्लास ऑफ एसेट का रिकंसिलेशन देना होता है। ग्रॉस ब्लॉक और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, साल के शुरू में कितना था, कितना एडिशन हुआ, डिलीशन हुआ, डिप्रिसिएशन लगा और साल के अंत में कितना बचा। नेट ब्लॉक भी दिखाना होता है। और रीसेंट अमेंडमेंट्स यहाँ भी हैं एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन में। पहला, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग ऐसी है जिसकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है तो उसकी पूरी डिटेल्स देनी होंगी, किसके नाम पर है, क्यों नहीं है कंपनी के नाम पर, कब से ऐसा है। ये ओनरशिप पर बड़ा सवाल उठाता है। दूसरा, अगर रीवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स का तो ये बताना होगा कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है या नहीं। तीसरा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट का एजिंग स्केड्यूल देना होगा। एजिंग स्केड्यूल? हाँ, मतलब कितना पुराना है प्रोजेक्ट। हाँ, कितने समय से CWIP चल रहा है, 1 ईयर, 1 2 ईयर्स, 2 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। और अगर प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो रही है तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन शेड्यूल भी बताना होगा। इसका मकसद है प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस और पोटेंशियल कॉस्ट ओवररन्स पर ट्रांसपेरेंसी लाना। ये डिस्क्लोजर्स एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। सही बात है। अच्छा, इन्वेंट्रीज और कैश पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्हें अक्सर आखिर में देखा जाता है पर यह भी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। इन्वेंट्रीज AS2 असर्शंस हैं, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। प्रोसीजर्स में ऑडिटर का फिजिकल काउंट में शामिल होना बहुत जरूरी है। ऑडिटर खुद गिनती नहीं करता पर देखता है कि मैनेजमेंट की गिनती ठीक से हो रही है या नहीं और खुद टेस्ट काउंट्स करता है। कट ऑफ टेस्टिंग बहुत जरूरी है, देखना कि ईयर एंड के आसपास की परचेजेस और सेल्स सही पीरियड में रिकॉर्ड हुई हैं ताकि इन्वेंट्री का फिगर सही हो। और वैल्यूएशन? हाँ, सबसे जरूरी वैल्यूएशन चेक करना। AS2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। ऑडिटर को कॉस्ट निकालने का मेथड फीफो, वेटेड एवरेज और NRV का एस्टिमेशन दोनों चेक करने होते हैं। NRV का एस्टिमेशन तो मुश्किल होता होगा। हाँ, NRV यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट्स टू कंप्लीट एंड सेल। इसे एस्टिमेट करने के लिए फ्यूचर डिमांड, मार्केट कंडीशंस, ऑब्सोलेसेंस का अंदाजा लगाना पड़ता है, जो मुश्किल हो सकता है, खासकर फैशन इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में। ऑडिटर को मैनेजमेंट के एजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ता है। थर्ड पार्टी के पास अगर स्टॉक रखा है तो उनसे कंफर्मेशन लेनी होती है। शेड्यूल 3 में क्लासिफिकेशन, RM, WIP, FG etc. और वैल्यूएशन मेथड बताना होता है। MCQ पॉइंट, कॉस्ट वर्सेस NRV रूल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रोसीजर्स में सरप्राइज चेक्स करना चाहिए कैश का। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, BRS की स्क्रूटनी करनी चाहिए, खासकर पुराने आउटस्टैंडिंग रिकंसाइलिंग आइटम्स की। और बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन SA 505 लेना तो है ही शेड्यूल 3 में। ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन दिखाना होता है, बैलेंसेस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड। और अगर कोई ईयरमार्क्ड बैलेंसेस हैं जैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट या मार्जिन मनी रखा है बैंक के पास तो उसे अलग से डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के मुख्य आइटम्स हो गए। चलिए अब P&L आइटम्स पर आते हैं। सेल से शुरू करते हैं। सेल्स, बिक्री, असर्शंस, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट। प्रोसीजर्स में सबसे अहम है कट ऑफ टेस्टिंग, देखना कि रेवेन्यू सही पीरियड में रिकॉग्नाइज हुआ है या नहीं, AS9 एंड IND AS 115 के हिसाब से। मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ या नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना, ट्रेंड एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखना पिछले साल से या इंडस्ट्री से कंपेयर करके। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 स्टडी मैट में इसी पर है। और GST से मिलान? हाँ, GST रिटर्न्स से सेल्स का मिलान करना बहुत जरूरी है आजकल। रिलेटेड पार्टी सेल्स को अलग से चेक करना। AS18 IND AS 24 कंप्लायंस। शेड्यूल 3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्लासिफिकेशन जरूरी है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एटसेट्रा। MCQ पॉइंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का सही समय। परचेजेस और एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस के बारे में बताएं। परचेजेस, खरीद, असर्शंस, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। प्रोसीजर्स में कट ऑफ टेस्टिंग, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करना, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीट नोट, GRN और इनवॉइस का मिलान। इसे 3 वे मैच कहते हैं।
एनालिटिकल प्रोसीजर्स जैसे कंजम्पशन एनालिसिस, रेशियोज देखना। शेड्यूल 3 में परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का खुलासा होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, सैलरी वगैरह। हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक्सपेंसेस, असर्शंस, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रोसीजर्स में पेरोल रजिस्टर चेक करना, अटेंडेंस रिकॉर्ड से मिलान करना, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस देखना कि गोस्ट एम्प्लॉयज तो नहीं है। एक्रूअल्स का वेरिफिकेशन करना जैसे ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, इसके लिए एक्चुरियल वैल्यूएशन लगती है, AS 15 इन DS 19। स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे PF, ESI की कैलकुलेशन और जमा का कंप्लायंस चेक करना। शेड्यूल 3 में क्लासिफिकेशन, सैलरीज, फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ESOP, स्टाफ वेलफेयर दिखाना होता है। आखिर में डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, जैसा हमने PP इंटेंजिबल्स में देखा, कैलकुलेशन चेक करनी है, यूजफुल लाइफ, शेड्यूल 2 के हिसाब से, मेथड की कंसिस्टेंसी और AS 1026 का कंप्लायंस, ये P&L में चार्ज होता है। अदर एक्सपेंसेस जैसे रेंट, पावर, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस एसेट्रा, इनके लिए प्राइमरीली वाउचिंग होती है, मतलब बिल्स, अग्रीमेंट्स देखना, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, पिछले साल से तुलना, बजट से तुलना, ट्रेंड्स देखना। यहाँ शेड्यूल 3 एडिशनल रेगुलेटरी इन्फो पे ध्यान दें। 2 चीजें खास हैं। कौन सी? एक तो CSR एक्सपेंडिचर, सेक्शन 135 का डिस्क्लोजर। ऑडिटर को देखना है कि कंपनी ने 2% प्रॉफिट का अमाउंट सही कैलकुलेट किया। CSR कमेटी बनी, पैसा स्पेंड हुआ, अगर नहीं हुआ तो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर किया, और शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं। CSR में ऑडिटर का रोल सिर्फ डिस्क्लोजर चेक करना है या कंप्लायंस पर भी राय देनी है? प्राइमरीली ऑडिटर देखता है कि सेक्शन 135 के रिक्वायरमेंट्स पूरे हुए या नहीं और डिस्क्लोजर ठीक है या नहीं। ऑडिटर CSR एक्टिविटीज की इफेक्टिवनेस पर कमेंट नहीं करता, पर कंप्लायंस और डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स पर जरूर ध्यान देता है। और दूसरी चीज? क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी में अगर कंपनी ने डीलिंग्स की हैं तो उसका डिस्क्लोजर देना होगा। कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितनी होल्डिंग्स हैं, ये नया एरिया है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों को समेटते हुए Jan 26 CA इंटर एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और जरूरी है असर्शंस को समझें। हर ऑडिट प्रोसीजर किसी न किसी असर्शन को एड्रेस करता है। इन्हें लिंक करना सीखें, इससे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने में बहुत मदद मिलेगी, रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स पे महारत हासिल करें, खासकर रीसेंट अमेंडमेंट्स। हमने जो डिस्कस किए, एजिंग शेड्यूल्स, रिसीवेबल्स, CWIP, फंड यूटिलाइजेशन डिस्क्लोजर्स, विलफुल डिफॉल्टर स्टेटस, रेशियो डिस्क्लोजर्स, +25% से ज़्यादा चेंज का एक्सप्लेनेशन, टाइटल डीड इश्यूज, ये केस स्टडीज या डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए प्राइम मटेरियल हैं। समझें कि ये डिस्क्लोजर्स क्यों मांगे जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, रिस्क असेसमेंट में मदद के लिए, कंप्लायंस के लिए। तीसरा, PYQRT ट्रेंड्स देखें। इससे पता चलता है कि ICAI किन एरियाज पे फोकस कर रहा है। कॉन्फर्मेशन, SFIO5, कट ऑफ टेस्टिंग, डेप्रिसिएशन और शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स बार बार पूछे जाते हैं। और MCQs कहाँ से बन सकते हैं? एनी स्पेसिफिक पॉइंटर्स? हाँ, MCQs बन सकते हैं डेफिनेशन से, जैसे असर्शंस की डेफिनेशन PPE इंटेंजिबल के रिकग्निशन क्राइटेरिया AS 1026 के अनुसार, स्पेसिफिक सेक्शन से, जैसे SEC 52 के सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, SEC 53 का प्रोहिबिशन, SEC 54 की कंडीशंस, SEC 66 की प्रोसेस, SEC 135 का CSR अमाउंट कैलकुलेशन, AS कोर प्रिंसिपल से, जैसे AS 2 का वैल्यूएशन रूल, AS 10 का कॉस्ट एलिमेंट्स या डेप्रिसिएशन कब शुरू होता है, AS 11 फॉरेक्स, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, AS 28 इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स, AS 29 प्रोविजंस के क्राइटेरिया, शेड्यूल 3 स्पेसिफिक से, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, MSME ड्यूज का डिस्क्लोजर, रेशियो डिटेल्स, CWIP एजिंग के बकेट्स। So what does this all mean? ये सब जानने के बाद एस्पायरेंट्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और रेगुलेशंस की समझ बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोसीजर्स रटना काफी नहीं है, उनके पीछे का क्यों समझें। Why are we doing this procedure? What risk does it address? ICAI का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, RTPs, पास्ट पेपर्स को रेगुलरली देखें। याद रखें, ऑडिट सिर्फ टिकिंग एंड चेकिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और उनके ट्रू एंड फेयर व्यू पर एक इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल ओपिनियन देना है। अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के ऑडिट पर हमारा विश्लेषण, खास तौर पर CA इंटर जनवरी 2026 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। हमने असर्शंस,
की ऑडिट प्रोसीजर्स, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स और एग्जाम स्ट्रैटेजी पर फोकस किया। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। कॉन्सेप्ट्स को समझें, अमेंडमेंट्स पर नजर रखें और प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। नाउ हियर्स समथिंग टू पॉन्डर फॉर आवर लिसनर्स। हमने इंडिविजुअल आइटम्स के वेरिफिकेशन की बात की, लेकिन सोचिए एक ऑडिटर मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत पूरी वित्तीय कहानी जो फाइनेंशियल नैरेटिव होती है, उसकी समग्र तर्कसंगतता और सुसंगतता मतलब ओवरऑल रीजनेबलनेस एंड कोहेरेंस का आकलन कैसे करता है, खासकर जब बिजनेस मॉडल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हों या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल हो। सिर्फ टुकड़ों को जोड़ना काफी है या पूरी तस्वीर को समझना ज्यादा जरूरी है? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव पर। धन्यवाद।